फॉरगेट, नाम लिख दो। ये मैसेज पे लिखे? इधर इधर। हर्षा, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। ओ थैंक यू। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यशस्वी, स्टार्ट कर दो। तो मैंने बोला था रिवाइज करने को, तो करके आए हो? कौन बताएगा स्टार्टिंग से एकदम? फुल स्टार्ट। न्यूरॉन एक मैसेंजर सेल होता है जो हमारी बॉडी में कोई भी रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं उनको बताता है। जैसे अगर हम किसी को टच कर रहे हैं हॉट चीज को, तो हमारा वो तुरंत न्यूरॉन के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और वो हमें सिग्नल देता है कि हाथ हटाओ। तो न्यूरॉन सेल इसलिए मैसेंजर का काम करते हैं। इसमें पार्ट होता है न्यूरॉन को, डेंड्राइट, एक्सॉन, माइलिन शीट, सोमा एंड नर्व एंडिंग, नर्व। न्यूक्लियस, ये सब होते हैं जो अपना पर्टिकुलर वर्क करते हैं मैसेज आगे बढ़ाने के लिए। इतना ही आता है मुझे भी। ग्लायल सेल्स कौन बताएगा? ये एक सपोर्टिव सेल होता है, ये सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमारे न्यूरॉन्स को। ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं उनको, और पूरा उनका एज अ ध्यान रखते हैं, और एज अ को वर्कर भी होते हैं ये। टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स दो पढ़े थे अपन ने। ऑलिगोडेंड्राइट्स और श्वान सेल्स। हाँ, ये किसमें होता है? ये सीएनएस प्रोनाउंसिएशन में नहीं होता है। आती थी तो उससे भी। और कोई एक बात नहीं। जो दूसरा होता है वो पीएमएस सिस्टम में होता है। तो फिर उसके हम्म। बाद भी आपने आगे करवाया था न्यूरल इम्पल्स के बारे में, फाइव जिन्हें में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, फायर। और उसके बाद आपने कुछ हमें रियल लाइफ की स्टोरी भी उसके ऊपर सुनाई थी, जो रवि और कैंडल की, जो उसको बताता तो वो हमारा ब्रेन मैसेज सेंड करता है, तो फटाफट हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने हमें 5 स्टेप्स बताए थे कि पहला स्टेप होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, ट्रिगर समथिंग, थ्रेशोल्ड। फिर थर्ड स्टेप था डीपोलराइजेशन, जिसमें न्यूरॉन फाइन मैसेजेस करते हैं। उसके बाद उसको फोर्थ स्टेप आया हमारा मैसेज ट्रेवल करता है। फिर उसके बाद अगर जो हमारा नीरो होता है वो काम डाउन हो जाता है, उसमें रिपोलराइजेशन हो जाती है। फिर उसके बाद सिक्स्थ स्टेप में जो नीरू था वो एक शॉर्ट ब्रेक लेता है, थोड़ा टाइम लेता है कि वो जो हमारा गैप था वो कवर हो जाए। फिर उसके बाद था कि आपने साइनैप्स। इफेक्ट्स बताए थे, और इनिबेटरी और एक्सबेटरी। जो एक्सबेटरी होता है वो मैसेज करता है फ्रॉम वन टू अनदर, जो दूसरा होता है वो मतलब कि स्लो डाउन करता है, रुक जा थोड़ा सांस ले ले। एक की आपने एग्जांपल दी थी ग्रीन लाइट होता है, दूसरी आपने एग्जांपल दी थी कि रेड लाइट होता है। फिर उसके बाद आ गया कि जो ग्लूटामेट एंडोर्फिन के कौन बारे सा में होता है? बताया। एक्साइटेटरी होता है या इनहिबिटरी होता है? कौन सा? ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी होता है या इनहिबिटरी होता है? ये देखो इधर लिखेगा ना, मेजर एक्साइटेटरी केमिकल ये ग्लूटामेट होता है, और मेजर इनहिबिटरी केमिकल होता है गाबा। गाबा की फुल फॉर्म? गामा अम्लीनोग्लूटारेट। ठीक है। हाँ दिशा, सही बोला तुमने। फिर उसके बाद आगे आपने एंडोर्फिन्स के बारे में बताया था। ये नेचुरल पेन किलर्स होती है। जब जब अब हमें कोई भी चोट लगती है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद वो एंजाइम्स क्रिएट करके उसको रिकवर कर लेती है। तो फिर उसके बाद आपने 2 वेज भी बताए थे हमें, जो मतलब कि एक रिसेप्टर भी होता है, तो उस चीज़ों के बारे में सबने बताया था। फिर आपने SSRIs के बारे में बताया था कि ये एक जूस टाइप होता है, हमारे ब्रेन में होता है,
फिर उसके बाद नर्व सिस्टम आ गया था, जिसमें आपने हमें सीएनएस पीएनएस के बारे में बताया था। जो सीएनएस होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो मतलब ब्रेन जो होता है सब कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड बॉडी और ब्रेन को मेनली कंट्रोल करता है। जो पीएनएस है वो ब्रिज होता है हमारे नर्व्स और के बीच में, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ब्रिज होता है, तो मैसेज कन्वे करता है। फिर उसके बाद आगे न्यूरोप्लास्टिसिटी की पावर होती है हमारे ब्रेन की, ग्रो करता है, रिपेयर करता है, ब्रांचेस बनाता है, जो सर्जरी है उसको रिकवर कर देता है। फिर उसके बाद आपने सोमैटिक फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट के बारे में, रेस्ट और रिलैक्स के बारे में बताया था, पैरासिम्पैथिक और जो सिंपैथिक वेरी नर्व्स होती है गुड, हमारी। वेरी थैंक गुड, यू सो मच। नाइस, वेरी गुड दशा। थैंक यू। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है? अच्छा हाँ, राधिका देवाई, हाँ। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ना अपने कुछ ऐसा स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं अपनी बॉडी के इनसाइड में। वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कोई ट्यूब्स नहीं होती ताकि वो अपने केमिकल्स भेज सके। इंस्टेड वो अपने केमिकल्स रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू योर ब्लड। ठीक है, अब देखो, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स, कोई लोग हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, मैं हार्मोन ही बोलती हूँ। ठीक है, अपने हार्मोन्स जो होते हैं ना वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जैसे कि एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू अनदर। हार्मोन्स वही करते हैं, बट ब्लड के थ्रू। ठीक है, कैसे काम कैसे करते हैं? देखो, हार्मोन जो होते हैं ना अपने ब्लड स्ट्रीम जो होता है, ठीक है, उसमें ट्रैवल करते हैं। वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के पास जाते हैं जिनको उन मैसेज की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड पता है कहाँ पे होता है किसी को? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ, ब्रेन के थोड़ी हाँ नीचे जगह पे होती है। हाँ, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इट रिलीजेस अ हार्मोन दैट टेल्स योर बोन्स टू ग्रो। ठीक है, तो जो हार्मोन है वो ट्रैवल करेगा ब्लड में, बोन्स के पास पहुंचेगा एंड इट विल टेल देम, हे ग्रो नाउ, बढ़ो। ठीक है, तो हार्मोन ब्लड में ट्रैवल करेगा, बोन्स के पास पहुंचेगा क्योंकि उनको मैसेज की जरूरत है, फिर वो उनको बताएगा उनका काम। अब देखो, जो हॉर्मोन्स होते हैं ना वो फास्ट काम करते हैं या नहीं करते? नहीं। मैं स्लाइड आगे कर देती हूँ। जो देखो, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, तो वो तो एकदम व्हाट्सएप के जैसे होते हैं, खच खच खच, बस ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन बाय 5:50, मैंने फटाफट भेज दिया, एकदम फास्ट और स्पेसिफिक मैसेज। ठीक है, पर जो हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े से ऐसा स्लो होते हैं, ऐसा मतलब कि स्लो काम करते हैं, पोस्ट कार्ड जैसे काम करते हैं, बट उनका जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डरे हुए हो, इफ यू आर स्कैर्ड, ठीक है, आपकी बॉडी एड्रेनलिन बनाएगी, एक हार्मोन होता है। आपको ऐसा फील होगा कि आपका हार्ट ना बहुत फास्ट बीट कर रहा है, इवन आफ्टर वो जो स्कैरी मोमेंट है वो हो गया। ठीक है, वो एक हार्मोन काम कर रहा है, स्लो टू स्टार्ट बट इट लास्ट लॉन्गर। इतना समझ आया? हाँ। यस। ठीक है। हम्म, अब देखो कितनी देर तक उनका इफेक्ट रहता है। देखो, कुछ हार्मोन्स है ना, मतलब कुछ मिनट तक काम कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, और कुछ काफी घंटे तक या फिर कुछ डेज, जैसे कि इंसुलिन विच कंट्रोल्स शुगर। ठीक है, अब हार्मोन्स करते क्या है अपनी बॉडी में? बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनकी, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, अपने इमोशंस एंड बिहेवियर, कैसे आप फील करते हो, कैसे आप एक्ट करते हो, अपने रिप्रोडक्शन, अपने मतलब कि पीरियड्स, प्रेगनेंसी और बेबी मेकिंग। ठीक है, तो वो हार्मोन्स का काम होता है। अब हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट सिचुएटेड इन ब्रेन, नियर ब्रेन। और ये अदर ग्लैंड्स को भी शायद कंट्रोल करता है। हाँ। हाँ, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी आपका एक ब्रेन का पार्ट है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, आगे वाली क्लास में ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना मत सोचना कि हाइपोथैलेमस क्या है, जिसको नहीं पता। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को आप इतना समझो आपका हेड ऑफिस है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसका मैनेजर है। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज योर हेड ऑफिस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मैनेजर। ठीक है, इतना समझ लिया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड करता क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द अदर ग्लैंड्स इन योर बॉडी। ठीक है, वो हार्मोन्स भेजता है, जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, कोई ऑर्डर दे रहा हो कि ये करना है, वो करना है। ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल जैसे समझो ना, आपकी जो पूरी बॉडी है ना, थिंक ऑफ योर बॉडी एज स्कूल। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ योर बॉडी। ठीक है, जो दूसरे ग्लैंड्स हैं वो टीचर्स हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रेनलिन ग्लैंड हो गया, वो सारे टीचर्स हैं।
अब जो प्रिंसिपल है वो मेमोज भेज रहा है, पैम्पलेट्स भेज रहा है, इंस्ट्रक्शंस भेज रहा है, ठीक है, हार्मोन्स को कि टीचर्स के पास जाओ, ठीक है, और उनको बोलो कि क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, वो बोलता है कि स्टूडेंट्स की एनर्जी बढ़ाओ, मतलब बॉडी की एनर्जी बढ़ाओ, या फिर ओवरीज, ठीक है, उनको बोलता है पीरियड शेड्यूल स्टार्ट करो। तो अगर मतलब कि क्या बोलने वाली थी, रुको मैं अटक गई। प्रिंसिपल सारा काम नहीं करता, मतलब कि वो जो ट्यूटर है उसका काम नहीं करता, बट इट मेक श्योर कि जो बाकी लोग हैं ना, बाकी सारे ग्लैंड्स हैं, मतलब कि टीचर्स आपकी बॉडी के, ठीक है, तो वो सारे काम करे अपने सही से, ठीक है, तो इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ना क्या वो करता है रिलीज, एक सेकेंड, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन आपको कंट्रोल करता है कि हाउ टॉल और बिग यू ग्रो, ठीक है, ये आपकी मसल्स को भी हेल्प करता है, बोन्स को हेल्प करता है डेवलप करने में, ठीक है। जब आप एक बच्चे होते हो और आपकी बॉडी बढ़ती होती है तो वहां पे वो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन भेज रहा होता है कि हाँ अब टाइम आ गया है टू ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो ये इसका काम होता है। अब अपना आता है नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं अपन द बॉडीज क्लॉक, ठीक है, कौन आया है? पीनियल ग्लैंड ना आपके ब्रेन में होता है, अबव द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम पता है किसी को कहाँ होता है? शायद पानी को मैं दिखाती हूँ पीनियल ग्लैंड जो नेक के यहाँ पर होता है। हाँ पीनियल ग्लैंड देखते हैं अपन, मैं फोटो दिखाती हूँ, या मुझे पीपीटी में फोटो भी डालनी चाहिए थी, ठीक है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं महक, अरे मैंने पिट्यूटरी क्यों दिखा दिया, ठीक है, हाँ पिट्यूटरी दिखाते, पिट्यूटरी भी दिखा देती हूँ कहाँ होता है, ये रहा, ये दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अपना ब्रेन स्टेम होता है, ठीक है। हाँ नहीं बोलो, कुछ बोलना है? नहीं अच्छा ठीक है, अपन देखते हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है, जो उसी के पास था पीनियल ग्लैंड जो आपने भी फोटो दिखाई थी। था क्या, मैंने देखा नहीं यार, हाँ यार किसी के पास था ये तो, ये रहा, छोटा सा होता है एकदम, छोटे छोटे से, दोनों ही छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। वापस ले आती हूँ मैं स्क्रीन, तो ये भी अपने ब्रेन में होता है, ब्रेन स्टेम के अब बहुत छोटा सा होता है, मतलब राइस का जो साइज होता है ना, दाने जैसा, वैसा होता है, छोटा होता है, बट इसका ना काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड करता क्या है, एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करता है जिसको अपन बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है, किसी को पता है? मैम ये एक हार्मोन है जो हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। हाँ मेलाटोनिन इज द हार्मोन जो बोलता है आपकी बॉडी को, हे इट्स टाइम टू रेस्ट एंड स्लीप, सो जाओ, फोन बंद करो, स्क्रीन टाइम बंद करो, ठीक है। ये अब डार्कनेस स्लीप के बारे में बताता है ना, क्या, डार्कनेस के बारे में बताता है कि अभी थोड़ी रेस्ट कर लो। ठीक है। अब देखो एक साइकिल होती है जिसको अपन बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल, आपकी बॉडी की एक नेचुरल साइकिल होती है जिसको अपन बोलते हैं, आई गेस उसका प्रोनाउंसिएशन है किरकैडियन, किरकैडियन रिदम, ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन है, CIRCADIAN रिदम, ठीक है। तो वो आपको दिन में जगे रहने को हेल्प करती है कि हाँ आप दिन में जगे रहो, ठीक है, और रात को आपको स्लीपी स्लीपी सा फील हो। तो जो पीनियल ग्लैंड होता है ना, वो इसको ही कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग मेलाटोनिन। जब रात हो जाती है, जैसे कि डार्कनेस होती है पूरे आपके अराउंड, ठीक है, रात को, तो आपका जो पीनियल ग्लैंड होता है वो मेलाटोनिन ज्यादा बनाता है, तो यू फील स्लीपी।
पर जब सुबह होती है व्हेन इट्स ब्राइट, ठीक है, तो जो मेलाटोनिन का लेवल होता है ना वो ड्रॉप कर जाता है, यू फील अवेक एंड फ्रेश, ठीक है। तो ये होता है इसका पीनियल ग्लैंड का काम, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि फोन का नाइट मोड। आपका जो बॉडी है, आप उसको अपना फोन समझो, स्मार्टफोन। आपका जो पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, वो आपका नाइट मोड सेटिंग जैसा है। जब डार्क हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ डिम कर देगा, ठीक है, और आपकी बॉडी को रेस्ट करने को बोलेगा, ठीक है। जैसे ही आप अपने फोन को लाइट से डार्क में एडजस्ट करते हो, वैसे ही आपका जो पीनियल ग्लैंड है आपकी बॉडी को डे से नाइट में एडजस्ट करता है कि हाँ रात हो गई है, अब सो जाओ, ठीक है, और अब सुबह हो गई है, अब उठ जाओ, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड? बहुत बहुत सुनते हो ना कि थायराइड का बोल है, थायराइड। हाँ हाँ, नेक में, ठीक है। कहाँ होता है? इट इज लोकेटेड इन योर नेक, ठीक है। आपका जो वॉइस बॉक्स होता है ना, उसके नीचे, उसके बिलो एक मतलब बटरफ्लाई जैसा लगता है आपके थ्रोट पे बैठा हुआ, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन, THYROXINE, ठीक है। वो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब आप कैसे अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो, ठीक है, नहीं कैसे आपकी बॉडी फूड को यूज कर रही है टू मेक एनर्जी, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी का इंजन है ये, आपकी जो फूड है उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर रहा है, वॉक करने के लिए, थिंक करने के लिए, सांस लेने के लिए, बाकी सारे काम करने के लिए। फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, आप एनर्जी जल्दी कंज्यूम कर लेते हो, बहुत जल्दी यूज करते हो। स्लो मेटाबॉलिज्म, आप एनर्जी थोड़ा सा कम स्लोली यूज करते हो। तो जो थायरॉक्सिन है वो डिसाइड करता है कि आप कितने फास्ट हो और कितने स्लो आपकी बॉडी उसको एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, ठीक है। थायराइड इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इससे बॉडी की ग्रोथ होती है, आपकी बोन्स और बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर ना अपना ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है इससे, अपने ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करता है, स्पेशली बच्चों में, ठीक है। तो बिना इनफ थायरॉक्सिन की अर्ली लाइफ में एक बच्चे का जो ग्रोथ होता है और ब्रेन डेवलपमेंट वो स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। फिर अपना आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास ये नाम बहुत मुझे सब कभी कभी आते ही नहीं है। पैनक्रियास होता है एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि ना दोनों तरीके से काम करता है, एक तो डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। कहाँ लोकेटेड होता है पैनक्रियास? स्टमक, बेली में, एब्डोमेन में आपके, ठीक है। बड़ा नहीं होता बट इसका भी इम्पोर्टेंट काम होता है इन कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। क्या करता है ये, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है अपने ब्लड में, एक तो इंसुलिन, एक ग्लूकागोन जो भी इसका नाम होता है। इंसुलिन आपका जो ब्लड शुगर है वो कम कर देता है, ठीक है। जो दूसरा वाला होता है GLUCAGON, ठीक है, वो आपका ब्लड शुगर बढ़ा देता है। ये दो हार्मोन्स ना एक टीम की तरह काम करते हैं। सीसॉ देखा है आपने, एक ऊपर जाता था एक नीचे आता है, एक ऊपर जाता तो दूसरा नीचे आता है, सीसॉ खेलते थे ना अपने बचपन में। तो वैसे काम करता है कि टू कीप योर शुगर लेवल बैलेंस्ड, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मतलब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए तो कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ब्लड शुगर इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो शुगर यूज करती है, मतलब कि ग्लूकोज, ठीक है, फूड से, ताकि एनर्जी मिले। तो जो पैनक्रियास का काम होता है, तो जो पैनक्रियास का काम होता है उसका ये काम होता है कि आपकी जो ब्लड है वो सही अमाउंट ऑफ शुगर यूज करे, यूज द राइट अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है। तो ये काम होता है अपने इसका। प्राइवेसी नहीं मिलती यार, सॉरी। अब अपना होता है क्या नेक्स्ट, गोनाड्स, मतलब कि अपने सेक्स हार्मोन ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये सॉरी गाइस, सॉरी, ये अपने सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको अपन गोनाड भी बोलते हैं। फीमेल्स में क्या होती है, ओवरीज। मेल्स में अपनी होती है टेस्टिस, ठीक है। कहाँ लोकेटेड होती है ओवरीज? अपने लोअर बेली में, एब्डोमेन में, गर्ल्स की, ठीक है। टेस्टिस कहाँ पे होती है? एक स्क्रॉटम होता है, एक लाइक जो लड़कों का पीनिस होता है उसके नीचे एक स्मॉल पाउच होता है, ठीक है, तो वहां लोकेटेड होती है। अब वो करती क्या क्या है, वो एक स्पेशल हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो हेल्प करती है अपने सेक्सुअल डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन और अपने मूड और बिहेवियर में भी हेल्प करती है, ठीक है। फीमेल्स में अपनी रिलीज होती है ओवरीज, ठीक है। क्या रिलीज करती है वो? दो हार्मोन्स रिलीज कर सकती है, कोई नाम बता सकता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। हाँ,
ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन किस में अपनी हेल्प करता है, ये अपने बॉडी फीचर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे कि अपने हिप्स, अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अपने जो ब्रेस्ट है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी या फिर सपोर्टिंग अ बेबी अपने वूम्ब में, ठीक है। तो ये हार्मोन स्टार्ट करने लग जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, मतलब अराउंड एज आप समझ लो 10 to 14, ठीक है। अब मेल्स के जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, वो क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वो कैसे किस में डेवलप करते हैं, मसल ग्रोथ में, फेशियल हेयर, उनकी डीप वॉइस और स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, वो भी प्यूबर्टी के दौरान काम करना स्टार्ट कर देते हैं अराउंड एज 12 to 16 बॉयज में, ठीक है। तो ये अपने गोनैड्स होते हैं जिनको अपन सेक्स हार्मोन बोलते हैं, मुझे लगे क्या, हाँ ये है। अब अपने आते हैं एड्रेनल, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड्स। वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, अपने दो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे ना, एक जो किडनी होती है उनके ऊपर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो हर एक एड्रेनल ग्लैंड के दो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और उनका काम भी डिफरेंट होता है। सबसे पहला होता है अपना एड्रेनल मेडुला, इनर पार्ट, ठीक है। वो क्या रिलीज करता है, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन। अपन एपिनेफ्राइन को और क्या क्या बोलते हैं, एक नाम और होता है उसका, क्या बता सकते हैं? अपन एपिनेफ्राइन को एड्रेनलिन भी बोलते हैं, ठीक है, और वैसे ही नॉरएपिनेफ्राइन को नॉरएड्रेनलिन, शायद, हाँ वही नॉर लग जाएगा उसके आगे। तो ये हार्मोन्स ना इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होते हैं, लाइक आप जब डरे हुए हो, शॉक्ड हो या फिर डेंजर में हो, ठीक है। पर इनका काम क्या है, ये करते क्या है, कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर फाइट और फ्लाइट। क्या होता है फाइट और फ्लाइट, अपन ने पढ़ा था, या तो लड़ो या भाग जाओ। जैसे कोई डेंजरस चीज है तो उसको आप देख के या तो लड़ लो या तो फिर भाग जाओ वहां से। शेर वाला एग्जांपल जो आपने दिया था। हाँ मतलब या तो आप बहुत ज्यादा बहादुर हो, जैसे कि अजय देवगन होता है उस मूवी में, वो शेर से लड़ता है ना, कौन सी मूवी होती है उसकी, जो भी होती है, ठीक है। नहीं, हिम्मत वाला, हाँ। वैसे तो इधर यू फाइट दैट, क्या, जैसे फाइट और फ्लाइट का शेर वाला जैसे मजाक हो गया, कोई भी शेर से लड़ेगा नहीं वैसे, पर अगर हाँ। रियल लाइफ सिचुएशन में देखा जाए तो किस चीज से फाइट और किस चीज से फ्लाइट, शेर से तुम भाग सकते हैं, डरेगा तो कोई नहीं। तो इधर यू फाइट द डेंजर, मतलब इधर यू फाइट द लायन और यू रन अवे फ्रॉम इट, ठीक है, वो होता है अपना फाइट और फ्लाइट। इसके लिए अपन को ये हार्मोन्स प्रिपेयर करते हैं, अपनी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है, मसल्स को और ऑक्सीजन चाहिए होती है, अपन ऐसे मुंह से सांस नहीं लेते हैं नाक से लेना ही भूल जाते हैं कि नहीं, नाक से तो सांस कैसे लें, याद ही नहीं आता उस टाइम, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, अपने प्यूपिल्स डायलेट होने लग जाते हैं, ठीक है। इमेजिन करो आप लोग स्कूल में हो, स्कूल टाइम में फिर से चले जाते हैं, सडनली वहाँ पे एक फायर अलार्म आ गई, ठीक है। तो आपकी वो बॉडी इमरजेंसी मोड में चली गई, आपका हार्ट रेस करने लग गया, आप अलर्ट हो गए एकदम, आपके मसल्स टेंस होने लग गए, मतलब ऐसा लगता है ना मसल्स टाइट हो गए हैं। वो आपका एड्रेनल मेडुला काम कर रहा है, ठीक है। इट इज रिलीजिंग एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्राइन टू हेल्प यू एक्ट फास्ट, और ताकि आप सेफ रहो, ठीक है। दूसरा क्या आता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो बाहर होता है, ये कॉर्टिकोइड्स प्रोडक्ट रिलीज करता है, ठीक है। ये एक ग्रुप होता है ऑफ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, वो होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है, कॉर्टिसोल, हाँ स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको। ये अपनी बॉडी को हेल्प करता है टू डील विद स्ट्रेस, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस होता है, जैसे कि कोई इलनेस हो गई, क्रॉनिक इलनेस हो गई, या फिर मतलब कि कोई बहुत ज्यादा टफ एग्जाम हो गया, ठीक है, या कोई फैमिली प्रेशर हो गया। तो कॉर्टिसोल हेल्प करता है कि आपके या तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ठीक है, ताकि आपके ब्रेन और अपने के मसल्स को थोड़ी ज्यादा एनर्जी मिले, ठीक है, और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, ताकि आप स्ट्रेस से डील कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम टाइम में अगर आप थके हुए भी हो ना, आप पुश करते हो खुद को पढ़ने के लिए, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बताती हूँ। मेरे जो भी लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए थे, हमारा टाइम था सुबह 6 से 10, नहीं 7 से 10, ठीक है। सुबह सुबह का शिफ्ट था हमारा, सबसे शिफ्ट मॉर्निंग वाला शिफ्ट था, सबसे पहला वाला। तो उसमें हमें उठना होता था जल्दी, और हमें जाना भी होता था क्योंकि मेरा कॉलेज दूर है, तो मेरे को तो वैसे ही पहले निकलना होता था। तो एक तो रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि इतना टेंशन रहता था कि
दिन एग्जाम है, एक दिन छोड़ के एक दिन एग्जाम, एक दिन छोड़ के एक दिन एग्जाम, तो पढ़ाई होती नहीं थी इतनी ढंग से। तो रात को नींद आती थी कम से कम 2 2 बजे 3 बजे, ठीक है, फिर 4 साढ़े 4 बजे तो उठना होता था। तो ऐसा होता था कि हम मैंने पूरे मेरे एग्जाम्स सिर्फ शायद 1 या 2 घंटे नींद लेके दिए थे, ठीक है। फिर भी एग्जाम सेंटर पे पहुंच के मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा थी ना कि बस आज तो फाड़ देंगे, आज तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नींद नहीं आती थी मेरे को। वहां पे मैं लोगों देख रही हूँ, मेरे क्लासमेट्स को, ठीक है, उनको नींद आ रही है जबकि वो 3 घंटे सो के आए हैं, थोड़े 3.5 घंटे सो के आए हैं, उनको नींद आ रही है। तो मेरे को तो ऐसा मेरी बॉडी में अलग ही करंट दौड़ रहा है, ऐसा सेंसेशंस हो रहे हैं अलग से कि बस अब एक करो करो करो, ठीक है। और आई यूज टू राइट कि 33 पेजेस 34 पेजेस आउट ऑफ 36 शीट्स, हमें सिर्फ 36 शीट्स मिलती थी, 33 34 मैंने भर के आई हूँ सब एग्जाम में बस। तो मेरा ऐसा था कि बस अपनी एनर्जी रहेगी, और उसके बाद भी मैं केम होम ना, तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी, तो मेरी एनर्जी रहती थी। मैं थक जाती थी पर एनर्जी रहती थी, मैं पुश करती रहती थी कि हाँ लिखो लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो। तो वो कॉर्टिसोल, हाँ कॉर्टिसोल मेरी हेल्प कर रहा था, ठीक है। इतना समझ आया। एक तो होता है अपना, मैं भी पूरा 42 पेज लिखवा, नाइस तो उसके मतलब लिखने की बात तो और है, उस पे भी हाईलाइट करो, यू है ना, बॉक्स बनाओ, पता नहीं क्या क्या, बहुत क्रेजी टाइम, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आता है, हाँ ये क्वेश्चन बताओ। Opposite of dopamine. हाँ लावण्य, Is it dopamine? The first one. Dopamine. नहीं, Oxytocin. ऑक्सीटोसिन नहीं, वो आंसर बाद में देखेंगे, आप सब पहले मतलब कंटिन्यू आंसरिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। The second वाले का तो lower blood control sugar. Lower the blood. Third का pituitary gland है. Pituitary gland. और melatonin. Fourth answer. ओके, ठीक है। अब अपना वो एंडोक्राइन खत्म हो गया, ठीक है। अब अपना आता है कि हम कैसे ब्रेन को स्टडी करते हैं, लिविंग ब्रेन को, एकदम जिंदा ब्रेन को, ठीक है। देखो साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं ब्रेन को। हम एकदम से आप मेरे को ले जा रहे हो लैबोरेटरी में, मेरा ब्रेन तो नहीं खोल सकते ना, टू सी हाउ इट वर्क्स, नहीं खोल सकते ना, मैं केस कर दूंगी आप पे, मेरे घर वाले नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है, वो नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट ना थोड़े से सेफ मेथड यूज करते हैं टू स्टडी हाउ डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स फंक्शन। देयर आर टू मेन वेज टू स्टडी द ब्रेन। फर्स्ट है लीजनिंग स्टडीज, सेकेंड इज ब्रेन स्टिमुलेशन। पढ़ते हैं क्या क्या होता है। लीजनिंग स्टडीज जिसको अपन बोलते हैं एनिमल मॉडल्स, ठीक है। तो इसको देखो, कहाँ गया यार, हाँ, इसमें क्या होता है, आप ना डिस्ट्रॉय कर देते हो एक छोटा सा पार्ट एनिमल ब्रेन का, आप एक पर्पस, मतलब यू डू इट ऑन पर्पस, आप चाह के ये डिस्ट्रॉय कर रहे हो ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा। साइंटिस्ट ये इसलिए करते हैं ताकि वो देख सकें कि हाँ ब्रेन में कौन सा पार्ट क्या करता है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। ये एक बहुत थिन वायर, जिसको समझो इलेक्ट्रोड, वो इंसर्ट करी जाती है इनटू अ स्पेसिफिक ब्रेन एरिया, ठीक है। एक छोटा सा करंट दिया जाता है, ठीक है, छोटा सा करंट दिया जाता है, थ्रू इट इज सेंड थ्रू द वायर, ठीक है, वायर के थ्रू करंट सेंड करा जाता है। ये ना डैमेज कर देता है या न्यूरॉन्स को मार ही देता है उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे क्या करा गया था, करंट सेंड कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो ऑब्जर्व करते हैं एनिमल्स को कि क्या क्या चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल इसने खाना खाना बंद कर दिया, या फिर ये रास्ता भूल गया, या फिर वो दीदी फियर वाला कोई हमारा हो तो न्यूरॉन फियर वाला, तो फियर हमारा बिल्कुल चला जाता है। हाँ हाँ,
तो या फिर वो बिहेव कर रहा है डिफरेंटली, तो ये बताता है साइंटिस्ट को कि हाँ दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और अब वो नहीं कर रहा क्योंकि आपने क्या करा, उसको क्या करा, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर उसको डिस्ट्रॉय बंद कर कर दिया। ठीक है। ह्यूमंस में नहीं करा जाता ये, लीजनिंग इज ओनली डन ऑन एनिमल्स इन रिसर्च सेटिंग्स, सिर्फ एनिमल्स पे करी जाती है। बट जैसे हम एक्सीडेंट में हालांकि देखते हैं ना, किसी के एक्सीडेंट में उसके ब्रेन पे कहीं चोट लग गई होती है तो किसी का विजन चला जाता है या हियरिंग चली जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम्म, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल होगा ना। वैसे अगर वो स्टडी नहीं करते हैं इस पर वो भी तो ब्रेन से रिलेटेड है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, जो तुम बोल रहे हो ना, ये ह्यूमंस में नहीं करा जाता, लीजनिंग ह्यूमंस पे नहीं करा जाता, ठीक है, सिर्फ एनिमल्स पे करा जाता है। ह्यूमंस पे, ह्यूमन ब्रेन पे करना ये सेफ नहीं है और एथिकल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है अपना लीजनिंग मेथड। फिर अपना आता है स्टडिंग ब्रेन डैमेज इन ह्यूमंस, जो तुम बोली राधिका, ठीक है। ये स्टडी ऑफ द ब्रेन इंजरीज बोला जाता है, या फिर मतलब क्लिनिकल या केस स्टडी मेथड बोल लो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यार एक सेकेंड रुको यार, बंद कर दिया, अब कोई नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो साइंटिस्ट है ना वो लोगों को पढ़ते हैं, जैसा राधिका तुमने बोला, ठीक है, कि किसी को अगर ब्रेन इंजरी हो गई, उसका विजन चला गया या कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, कोई स्ट्रोक आ गया, कोई सर्जरी हो गई, कोई बीमारी हो गई, साइंटिस्ट उन लोगों को पढ़ते हैं जिनको ऑलरेडी ब्रेन इंजरीज हो चुकी होती है, वो ऑब्जर्व करते हैं उस पर्सन का बिहेवियर, ठीक है, उस पर्सन की थिंकिंग, बॉडी फंक्शंस क्या चेंज हो जाता है आफ्टर द इंजरी। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है उनको ये समझने में कि हाँ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन माइट बी कंट्रोलिंग दिस एबिलिटी और बिहेवियर, कि हाँ ये कंट्रोल कर सकता है ये इसको, ठीक है। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी को स्ट्रोक आ गया, उसके बाद दे कांट स्पीक प्रॉपरली, तो डॉक्टर्स जो हैं वो स्कैन करते हैं ब्रेन को एंड दे सी विच पार्ट इज डैमेज्ड, ठीक है। फिर वो उस डैमेज को कनेक्ट करते हैं टू द लॉस्ट फंक्शन, क्या था, वो बोल नहीं पा रहा था, मतलब कि स्पीच, ठीक है। वो ब्रेन पार्ट जिसको वो जो डैमेज हो चुका है उसको कनेक्ट कर रहे हैं उस चीज से, ठीक है। तो वो समझते हैं कि हाँ ये जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट था बात करने के लिए, फॉर टॉकिंग, फॉर कम्युनिकेशन, इसलिए ये क्योंकि खराब हो गया इसीलिए वो बात नहीं कर पा रहा। इतना समझ आया? ठीक है। अब ये ना इतना परफेक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि सबकी ब्रेन इंजरी डिफरेंट होती है, कोई दो एक्सीडेंट सेम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सबकी सिचुएशन वगैरह अलग होती, जरूरी थोड़ी है उसी अगर दो इंसान भी ना एक ही एक्सीडेंट में हुए तो भी उनको सेम चोट नहीं लग सकती, दोनों का अलग अलग चोट लगती है, अलग अलग प्रॉब्लम होती डैमेज, है। हाँ, क्योंकि डैमेज लार्ज भी हो सकता है, बहुत ज्यादा ह्यूज हो सकता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो सकती है उसमें किसी में, ठीक है। एक पर्सन जो ड्राइव कर रहा है उसको ज्यादा लग गई कंपेयर टू जो पैसेंजर सीट पे बैठा है, वहां पे उसको इतनी नहीं लगी, ठीक है। तो इसीलिए ये इतना परफेक्ट मेथड नहीं बोल सकते अपन इसको, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना ब्रेन स्टिमुलेशन, डैमेज नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। ब्रेन स्टिमुलेशन को अपन क्या करते हैं इसमें, इस मेथड में ना एक माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है एक स्पेसिफिक पार्ट में, इनटू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वो एक्टिवेट कर देता है उस ब्रेन सेल को, न्यूरॉन्स को, जैसे कि उनको सच में एक मैसेज मिला। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रेन है, ठीक है, मेरे ब्रेन में कोई एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस बोल लो चाहे, ठीक है। हाइपोथैलेमस में उन्होंने क्या करा, एक करंट भेज दिया, बात समझ आ रही है, करंट भेज दिया, ठीक है। अब वो जो करंट है वो मेरे ब्रेन सेल्स जो हाइपोथैलेमस में है ना, जो मेरे ब्रेन सेल्स हाइपोथैलेमस में है उनको एक्टिवेट कर दिया कि हाँ मेरे कोई मैसेज आया, कोई मैसेज आया। ये क्यों करते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट को ये हेल्प करता है ये देखने में कि क्या होगा अगर ये पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको अगर अपन एकदम से स्विच ऑन कर दे तो, ठीक है। कैसे जाता है ये भी, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था लीजिंग में कि एक थिन इलेक्ट्रोड वायर जैसा होता है, वो जेंटली प्लेस करा जाता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर एक छोटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाता है, ठीक है। जो पर्सन है या तो वो एक बॉडी पार्ट मूव कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर सकता है,
कुछ रिमेम्बर कर सकता है या रो सकता है या हंस सकता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ना वो उसको चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ब्रेन क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हेल्प करता है ये समझने में कि कौन सा एरिया मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा एरिया स्पीच को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा इमोशंस को, कौन सा मेमोरी को, ठीक है। ये कभी कभी ब्रेन सर्जरी में, जैसे कि एपिलेप्सी, एपिलेप्सी पता है किसी को? फिट्स। एपिलेप्सी में यूज करा जाता है, ठीक है, ताकि वो अवॉइड कर सके फर्दर एरियाज को डैमेज होने से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है अपना, क्या आता है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ठीक है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ही है ना, हाँ। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या होता है, इसमें भी जो छोटे छोटे वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ये सर्जिकली प्लेस कर दे जाते हैं इनसाइड द ब्रेन, ठीक है। ये जो वायर्स होते हैं ना, ये कनेक्टेड होते हैं टू अ स्मॉल डिवाइस, जैसे कि पेस मेकर। पेस मेकर सुना है किसी ने? मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा होता है पेस मेकर, ये चेस्ट के अंदर, हार्ट में डाला जाता है है ना। किसी बंदे को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए, कि उसका हार्ट बीट करता रहे, पेसमेकर। पेसमेकर डाला जाता है, तो वही चीज होती है, ठीक है। चेस्ट के पास डाला जाता है, तो ये जो डिवाइस है, ठीक है, ये माइल्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये सिग्नल हेल्प करते हैं ब्रेन एक्टिविटी को फिक्स करने में, जब वो काम नहीं कर रहे होते अच्छे से, व्हेन दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्यों यूज करे जाते हैं ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, क्यों यूज करे जाते हैं? ये ना लोगों की हेल्प करते हैं जिनको ना सीरियस ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस क्या होती है? व्हाट इज पार्किंसंस? इसमें वो बॉडी मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाते, अपने हिलते रहते हैं हाथ, कभी कभी मूवमेंट नहीं कंट्रोल कर सकता। मूवमेंट डिसऑर्डर होता है दैट कॉजेस शेकिंग या स्टिफनेस, ठीक है। फिर सीजर, जैसे कि अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन में, जैसे कि फिट्स बताया था, ठीक है। फिर डिप्रेशन, जहाँ पे बाकी ट्रीटमेंट अगर काम नहीं करे तो फिर ये काम होता है। फिर क्रॉनिक पेन, जैसे कि कोई लंबा दर्द जो जा ही नहीं रहा, तो उसमें भी ये यूज होता है, ठीक है। फिर अपना आता है नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन, मतलब कि बाहर से, ठीक है। अब ये देखो, ये मेथड क्या होता है, नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन होता क्या है, मतलब कि कोई सर्जरी नहीं होती, कोई वायर्स आपके ब्रेन के इनसाइड प्लेस नहीं करे जाते, सब बाहर बाहर से करा जाता है, ठीक है। हेड, आप कौन आया है? सबसे पहला क्या होता है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, टीएमएस। एक मैग्नेटिक कॉइल जैसा होता है, कॉइल देखा है ऐसा कभी कभी, ऐसा छोटा छोटा सा, वो ना आपके ब्रेन, अपनी आपके हेड पे ना बाहर प्लेस कर देते हैं, स्कैल्प के पास, ये जो अपना स्कैल्प होता है ना, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये मैग्नेटिक पल्सेस भेजता है ब्रेन को, और जो ये पल्सेस होते हैं ये स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। इसको अपन क्यों यूज करते हैं, ये मतलब जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या मूवमेंट डिसऑर्डर्स, इनको पढ़ने के लिए और इनको ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है। मैं अगली क्लास में ना इन सब की पिक्चर्स दिखा दूंगी, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि ये थोड़े से टफ होते हैं समझने में, ठीक है। फिर आता है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, मतलब कि रिपीटेटिव टीएमएस। टीएमएस के जैसा ही होता है, बट जो पल्सेस होते हैं वो बार 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 रिपीट करे जाते हैं, रिपीटेड ओवर एंड ओवर, ठीक है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस लाता है ब्रेन एक्टिविटी में, थेरेपी में यूज होता है, ठीक है, फॉर डिप्रेशन। फिर आता है ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, टीडीसीएस। इसमें जो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स है ना, वो स्कैल्प पे प्लेस कर दिए जाते हैं। बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट, वो ब्रेन में भेजा जाता है। ये या तो इंक्रीज कर देता है ब्रेन एक्टिविटी या डिक्रीज कर देता है। इसको मेमोरी, लर्निंग, ट्रीटमेंट, इसमें यूज करा जाता है, ठीक है। इतना समझ आया? मुझे पता है अभी थोड़ा सा टफ लग रहा ये होगा। शॉक ट्रीटमेंट टाइप है ना दीदी? एक बार मैं पिछली स्लाइड का, शॉक ट्रीटमेंट अब बंद हो गया है, बैन हो चुका है। हाँ, शॉक ट्रीटमेंट तो यार इधर देते हैं ना, नहीं ब्रेन वाला, ब्रेन वाला जो ब्रेन के ऊपर लगा। अरे धीरे 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 धीरे, एक एक करके बोलो। वो
जो ब्रेन के ऊपर एक हेलमेट टाइप होते हैं, इसमें वायर्स कनेक्ट होते हैं और फिर उसको शॉक दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। शायद मूवी वगैरह में देखो। वैसे मैंने No, ना it's there. It's there. It's happening. It's like they don't prefer that, but certain hospitals use it in a very minimum. silent what to type. say? Stranger Things. Yeah, in very minimum threshold, which is really safe. अभी इसमें EEG आएगा, आई गेस इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, वो आएगा, आगे आएगा। अब अपनी होती है न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स। न्यूरो इमेजिंग क्या होती है? इट इज वेज टू लुक इनसाइड द ब्रेन। कोई सेम चीज आती है, मतलब आप ब्रेन के अंदर देख रहे हो यूजिंग स्पेशल मशीन्स, बिना स्कल को ओपन करे। ये अपनी किस चीज में हेल्प करता है? ब्रेन स्ट्रक्चर को पढ़ने में और ब्रेन फंक्शन को पढ़ने में। ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब कि ब्रेन कैसा दिखता है, उसका ब्रेन के पार्ट्स का शेप, उसका साइज, उसका पार्ट, ठीक है, जो भी होता है। ब्रेन फंक्शन के कैसे डिफरेंट ब्रेन एरियाज काम करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है न्यूरो इमेजिंग। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? टू अंडरस्टैंड थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ने के लिए, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्किज़ोफ्रेनिया। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। हाँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप्स की न्यूरो इमेजिंग होती है, ठीक है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल इमेजिंग। क्या दिखाता है? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, एक डिटेल्ड फोटोग्राफ समझ लो जिसको, ठीक है। एक स्टिल फोटो ऑफ द ब्रेन, ये अपन को बताता है कि अपना ब्रेन कैसा दिखता है, अगर कुछ टूटा हुआ है, मिसिंग है, डैमेज है, जो भी चीज़ है। कॉमन टेक्निक्स इसमें अपनी हो जाती है, जैसे कि सिटी स्कैन। सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी। और MRI? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये हम हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में, ट्यूमर्स, इंजरी चेक करने में, ब्रेन का शेप या साइज देखने में। तो सिटी स्कैन, MRI, fMRI, इन सबको यूज करा जाता है, ठीक है। दूसरा अपना होता है फंक्शनल इमेजिंग। ये अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है, कि क्या क्या इनसाइड ब्रेन के इनसाइड में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक मूवी चल रही हो कि हाँ, ब्रेन का एक पार्ट ये काम कर रहा है, ब्रेन का एक पार्ट वो काम कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है। एक लाइव वीडियो, ठीक है, जो दिखाती है वो एरियाज ऐसे लाइट अप, ठीक है। जहां तुम सोचते हो, जैसे तुम सोच रहे हो तो वो एरिया ऐसे जगमगाएगा। तुम कुछ फील कर रहे हो तो ये दूसरा एरिया जगमगाएगा, ठीक है। तुम किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो कोई तीसरा एरिया जगमगाएगा, ठीक है, वैसे। और जो fMRI होती है वो ऊपर काम नहीं करती, इसमें काम करती है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। PET स्कैन क्या होता है? PET की फुल फॉर्म? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये इमोशंस को पढ़ने के लिए यूज करा जाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझ लो कि जो स्ट्रक्चरल इमेजिंग है ना, वो आपके दीवार की, आपके रूम की फोटो है। बस अपन ऐसा नहीं करते कि अपन अपने दिवाली पे घर सजाते हैं लाइट वाइट से, फिर अपन बाहर से जाते हैं, गली में रहते हैं ऐसे कॉलोनी में, फिर अपने घर की फोटो लेते हैं। वो अपना आता है स्ट्रक्चरल इमेजिंग। वैसे मतलब ब्रेन की फोटो खींची जाती है कि हाँ, ब्रेन के ये पार्ट है यहाँ पे, ये बस इतना, और कुछ नहीं। फंक्शनल इमेजिंग एक वीडियो होती है पूरी की, जहाँ पे सब कुछ पता लग रहा होता है कि हर एक पार्ट में क्या क्या हो रहा है। पूरी आप एक कॉलोनी की वीडियो बना रहे हो दिवाली पे, कि किसके घर में लाइट्स कौन सी लगी है, ठीक है, किसके घर में लाइट्स नहीं लगी, ठीक है, सबसे ज्यादा लाइट्स किसकी लगी है, सबसे कम लाइट्स किसकी लगी है, वैसे। समझ आया? यस। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाकी का अपन कल जब भी अगली क्लास होगी तब पढ़ेंगे। मैं उसकी ना फोटो भी एक अलग से PDF बना दूंगी, जिसमें मैं सबकी फोटो डाल दूंगी, वो भेज दूंगी, ताकि ना थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि ये मेरे को भी बहुत टफ लगता है समझने में। बायोसाइकोलॉजी मुझे कभी समझ नहीं आई थी, कभी भी नहीं। बायोसाइकोलॉजी वाज नॉट माय थिंग। समझ आया? यस मैम। ओके, थैंक यू यशस्वी। ठीक है, कल मिलते हैं या